गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, सो लास्ट लेक्चर में से कुछ डाउट है किसी को भी? मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स होमवर्क के लिए दिए थे। सर रोटेशन के एग्जांपल्स में डाउट है सर। ओके, ये सारे तो हो गए थे ना, अपन ने क्लास में ही कर लिए थे। यस सर। अच्छा, इनमें से कोई रोटेशन के यस सर। इसमें डाउट है? यस सर। अच्छा देखो, इसमें दो स्प्रिंग्स है और रॉड को वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है। द कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू के। कंबाइंड स्टिफनेस मतलब दोनों का मिला के ना। यस सर। तो दोनों स्प्रिंग्स कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्शन में, तो के इक्विवेलेंट ही के दिया हुआ है दोनों का मिला के। द मास ऑफ द स्प्रिंग इज नेग्लिजिबल। रॉड का मास m दिया हुआ है और लेंथ l दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस पूछा हुआ है। तो यहाँ पे भी अपन कैसा एसएचएम मानेंगे, लीनियर या एंगुलर? सर लीनियर। यहाँ पे रॉड का ऊपर वाला पार्ट फिक्स्ड है। रॉड का ऊपर वाला पार्ट फिक्स्ड है, तो रॉड को अपन, रॉड का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन जैसा ही होगा ना, रोटेट करेगा रॉड। इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा होगा, तो एंगुलर एसएचएम मानेंगे। तो उसके लिए रॉड को अपने मीन पोजीशन से स्लाइटली एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दो। तो अगर मान लो इसको मैं ऐसे थीटा एंगल से रोटेट करूं, ये डायग्राम को थोड़ा जूम इन करके देखते। इसको अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट कर दूं तो रॉड का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो कितने लेंथ से आगे जाएगा? ये जो डिस्टेंस है वो आगे मूव करेगा, वो L sin थीटा होगा। एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अप्रोक्सीमेटली L थीटा लिख सकता हूँ इसको। तो स्प्रिंग Yes, के अंदर जो एक्सटेंशन है डेल्टा एक्स इन द स्प्रिंग भी L थीटा होगा। और ये दो स्प्रिंग्स के बजाय मैं एक सिंगल स्प्रिंग की मान सकता हूँ इधर, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट के, क्योंकि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ। अगर इंडिविजुअल के दिया होता तो 2k मान लेते, राइट, पैरेलल कनेक्शन। yes, तो स्प्रिंग इसको वापस अपने तरफ फोर्स लगाएगा। ये जो रॉड डिस्प्लेस हुआ है इस रॉड पे स्प्रिंग वापस अपने तरफ फोर्स लगाएगा। लेट्स कॉल दिस फोर्स Fs। Fs की वैल्यू क्या होगी? k इंटू डेल्टा L इंटू एल थीटा। और इस Fs का रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? Fs इंटू, minus K L theta. एक्चुअल में अपन को Fs का ये वाला कंपोनेंट लेना चाहिए, राइट। Fs का ये वाला कंपोनेंट Fs cos थीटा हो जाएगा, बट थीटा इज वेरी स्मॉल, तो cos थीटा को अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कैन बी रिटन एज Fs cos थीटा इंटू एल। Fs की वैल्यू KL थीटा, cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 होगा इंटू एल, तो KL स्क्वायर थीटा, ये रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। और रॉड के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क को किससे इक्वेट करेंगे? I अल्फा। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये वाले पॉइंट के अबाउट, एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट, ml स्क्वायर बाय ml square by 3. तो एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा देखो, इसमें एक और चीज अपन मिस कर रहे हैं। रिस्टोरिंग टॉर्क में मुझे बताओ, स्प्रिंग फोर्स के अलावा ग्रेविटी भी तो लग रहा है ना? ग्रेविटी किस तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। Downwards. और ग्रेविटी का जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो mg sin थीटा इंटू एल होगा। ये Yes. देखा था ना पहले अपन ने पेंडुलम में, सेम कॉन्सेप्ट, mg sin थीटा इंटू एल। अच्छा, cos थीटा को तो मैं 1 मान सकता हूँ बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। sin थीटा को क्या मानना चाहिए? थीटा। Theta. वैल्यूज डाल दो। Fs मतलब KL थीटा इंटू एल, तो KL स्क्वायर इंटू थीटा होगा ये, प्लस mg इंटू एल इंटू थीटा। और रिस्टोरिंग टॉर्क को ml स्क्वायर इंटू अल्फा के इक्वल कर दो, तो आर So एच ml एस, square by 3 में. सॉरी ml स्क्वायर बाई 3, रॉड है ना, ml स्क्वायर बाई 3। तो आर एच एस में थीटा बाहर ले लो, ब्रैकेट में एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको ऐसे ही लिख दो। और अल्फा का जो कोफिशिएंट था 3 इंटू ml स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, राइट, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में तुम्हें दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है, और टाइम पीरियड 2 Yes. पाई अपन ओमेगा होगा। हो जाएगा ना सॉल्व? अभी समझ में आ गया सबको? Yes sir. फिर नेक्स्ट एग्जांपल।
इसमें भी डाउट है क्या किसी को? Yes, sir. देखो इसमें इसको भी सेम कॉन्सेप्ट से कर लो। यहाँ पे फिक्स पॉइंट जो है वो ये है, सेंटर वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट के अबाउट इसको थीटा से रोटेट करवा दो। तो ये वाला जो एंड है ये थीटा L/2 से नीचे जाएगा और ये वाला एंड थीटा L/2 से ऊपर जाएगा, है ना? तो दोनों ही स्प्रिंग्स के अंदर थीटा L/2 का एक्सटेंशन आ गया, ये ऑब्जर्व कर पा रहे? तो दोनों स्प्रिंग्स अभी ये जो रॉड रोटेट हुआ हुआ है ये रॉड को ऑब्जर्व कर। ये रॉड के एंड्स को दोनों ही स्प्रिंग्स KL θ/2 से अपने तरफ खींच रहे होंगे। ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, राइट? KL θ/2 और यहाँ पे KL θ/2 नीचे। ये दोनों फोर्सेस का जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो कौन से नेचर का होगा? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने थीटा क्लॉकवाइज दिया था तो रिस्टोरिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज ही आना चाहिए। और कितना होगा रिस्टोरिंग टॉर्क? KL θ/2 इंटू L/2। अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हो रिस्टोरिंग टॉर्क। थीटा इज वेरी स्मॉल तो लगभग रॉड को हॉरिजॉन्टली मान लो टॉर्क के कैलकुलेशन। और दूसरे साइड भी इतना ही टॉर्क लग रहा है तो इंटू 2। और इस रिस्टोरिंग टॉर्क को मैं mL²/12 इंटू अल्फा कर सकता हूँ। देखो फॉलो कर रहे हो? Yes. इससे भी तुम्हें अल्फा इन टर्म्स ऑफ थीटा आ जाएगा और कांस्टेंट को तुम ओमेगा स्क्वायर नाम दे देना। टाइम पीरियड 2π/ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड। ओके, ऑलराइट। तो सर एक वो पिछले एग्जांपल्स में भी डाउट है। हाँ, मैं वही रोटेशन पूछ रहा था पिछले एग्जांपल्स में इनमें से कोई बताओ। ये वाला? इसके पीछे ये वाला। अच्छा देखो इसमें क्या दिया है, अ डिस्क ऑफ मास m and radius r is kept on a rough horizontal surface. A spring of spring constant k is attached at a distance of a above the center of the disc. Assume that friction is sufficient for ruling the time period of oscillation. इसको अपन कौन से मेथड से करेंगे? एंगुलर एसेशन। अपन बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन मान सकते हैं, है ना? ऐसा एक टाइप का Yes. सवाल दिखा था अपने लास्ट टाइम, तो वही अप्लाई करके देखते। तो मान लो पूरे डिस्क को मैं बॉटम पॉइंट के अबाउट थीटा एंगल से रोटेट कर रहा हूँ, तो जो वर्टिकल लाइन है वो ऐसा बन जाएगा। और इस केस में जो स्प्रिंग वाला पॉइंट है, स्प्रिंग जिस पॉइंट से अटैच्ड है उसकी दूरी बॉटम मोस्ट पॉइंट से a+r थी, राइट? ये a है और ये r है। तो जो स्प्रिंग से अटैच्ड है वो पॉइंट अगर मैं मान लूं कि आगे की तरफ x से मूव कर रहा है तो x की वैल्यू a+r टाइम्स थीटा होगी। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अगर x मिल गया तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? स्प्रिंग फोर्स विल बी k टाइम्स x, k इंटू a+r टाइम्स थीटा। और इस स्प्रिंग फोर्स का जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो स्प्रिंग फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट विच इज अगेन a+r। ये रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। ये फॉलो कर रहे हैं? Yes. तो k a+r का स्क्वायर टाइम्स थीटा और इसको I अल्फा से इक्वेट कर देंगे। क्या दिया हुआ है? डिस्क दिया है ना, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट सर 3mR²/2 3mR²/2 इंटू समझ अल्फा। गया सर, इसके आगे कर लो। ओके, आई थिंक इसमें शायद कुछ आंसर मैच नहीं हो रहा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? एक बार देख लेना, आ जाएगा ना। इसे सर वो 2k नेगेटिव साइन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था इसमें। नेगेटिव साइन ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो इम्प्लाइड है ना नेगेटिव होगा। सेंस तो हमेशा Yes. ऑपोजिट ही होने वाला है अल्फा का थीटा का। तो इससे आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है? ये सॉल्व कर लेना इसको। और इसके पहले कोई क्वेश्चन में डाउट है किसी को भी? ये तो आसान था, ये हो गया सबसे। Yes sir. ओके चलो फिर आज नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, फिजिकल पेंडुलम। देखो फिजिकल पेंडुलम भी वैसे तो बोलने के लिए नया कॉन्सेप्ट है, मगर स्टेप्स जो अपन इसमें अप्लाई करेंगे वो सेम रहेंगे जो अब तक करते आ रहे थे। सो मान लो कोई भी एक रैंडम बॉडी है, किसी भी रैंडम बॉडी को मैंने पॉइंट P के अबाउट हिंज कर दी। इसको ऑब्जर्व करो, ये बॉडी को, इसको मैंने पॉइंट P के अबाउट हिंज कर दिया और C जो है वो उसका सेंटर ऑफ मास है। P इज द हिंज पॉइंट एंड C इज द सेंटर ऑफ मास। तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास
का लोकेशन कहाँ पे होगा? वेट तो सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा होगा ना? तो तुमने सेंटर ऑफ मास रोटेशन ये टॉपिक्स में पढ़ा होगा। ऐसे केसेस में सेंटर ऑफ मास हमेशा हिंज पॉइंट के नीचे रहता है, तभी वो इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा ना। तभी जो Yes, sir. जिसके सेंटर ऑफ मास से वेट पास हो रहा होगा उसका कोई भी टॉर्क नहीं होगा हिंज पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ये वेट हिंज पॉइंट से ही पास कर रहा है, राइट। सो दिस इज द मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी अगर मुझे मान लो इसको भी ऑसिलेट करवाना है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दे दी, अज्यूमिंग एंगुलर एसएच। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा देने पर वेट तो अभी भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था नीचे की तरफ, बट अभी इस वेट का एक टॉर्क आ जाएगा। इस वेट का जो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट है, इसका टॉर्क आ जाएगा पॉइंट पी के अबाउट। मान लेते हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो d गिवन है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? mg sin थीटा, mg d sin theta. करेक्ट, इनटू d। और इसको मैं पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट p टाइम्स अल्फा के इक्वल कर सकता हूं, राइट। एंड sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे? थीटा। Theta. तो अल्फा की वैल्यू mgd अपॉन आई अबाउट द हिंज पॉइंट इनटू थीटा, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। आसान था ये। Yes. एसएचएम के फॉर्म में आ गया इक्वेशन, मतलब जो mgd अपॉन आईपी है वो ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है। ओमेगा स्क्वायर इज mgd अपॉन आईपी। तो यहाँ से अपन को टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई अंडर रूट आईपी अपॉन mgd होगा। तो किसी भी फिजिकल पेंडुलम के लिए तुम ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, और अगर याद नहीं होता है बाई चांस तो तुम इजीली डिराइव कर सकते हो। कितने बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझे भी ये फॉर्मूला याद नहीं होता, तो 2 लाइन में डिराइव करके निकाल लो रिजल्ट, वो भी चलेगा। ओके, यहाँ पे बट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये टर्म्स का मतलब क्या होता है। आईपी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट, एम तो मास है, जी ग्रेविटी, एंड डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड हिंज पॉइंट। ओके, तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है। अभी इसी फॉर्मूला को अपन मैनिपुलेट करके अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है नोट्स में। तुम लोग ने रोटेशन में रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना। Yes. तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट में रेडियस ऑफ गायरेशन के मान लूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एम के स्क्वायर हो जाएगा। Yes. Yes, sir. और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर एम के स्क्वायर है, तो हिंज पॉइंट के अबाउट एम के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो आईपी है उसको मैं एम के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मान सकता हूँ ना, वेर के इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। के को मैं Yes. एम ओ आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, सॉरी नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन। के को रेडियस ऑफ गायरेशन मान लो अबाउट सेंटर ऑफ मास, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट कॉम। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट है उसको मैं एम के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैनिपुलेट करने पर ये एम कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इसमें भी अगर तुम डिनोमिनेटर वाला डी डिवाइड कर रहे हो दोनों टर्म्स के साथ, तो ये आ जाएगा, है ना। ये अलग अलग फॉर्म्स अलग से मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, वो इसी का मॉडिफिकेशन। समझ में आया सबको? एनी डाउट्स? No, sir. ओके, यू वांट टू राइट दिस डाउन? लिखना है तो लिख लो Yes, ये sir. पार्ट। मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ। फिजिकल पेंडुलम हेडिंग डाल दो और डायग्राम ड्रॉ करके ये पार्ट लिख लो।
ये जो अपन ने टाइम पीरियड को ये वाले फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया है, इसका एडवांटेज ये होगा कि इसको अपन सिंपल पेंडुलम से कंपेयर कर सकते। तो सिंपल पेंडुलम में जो काम एल कर रहा था वो काम यहाँ पे के स्क्वायर बाई डी प्लस डी कर। डन सर। डन, ओके चलो। अच्छा देखो, अभी जो अपन को टाइम पीरियड मिला था, कितने बार, काफी बार ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें वो लोग पूछते हैं कि मिनिमम टाइम पीरियड क्या होगा किसी गिवन ऑब्जेक्ट का। वी हैव द फ्रीडम टू हिंज द ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट वी लाइक। तो कौन से पॉइंट पे हिंज करने पर टाइम पीरियड मिनिमम आएगा, अगर मुझे ये फिगर आउट करना है, तो कौन सा पैरामीटर वेरिएबल होगा इसमें, कौन से पॉइंट पे हिंज करना है, अगर ये मुझे डिसाइड करना है तो डी वेरिएबल होगा, राइट। डी वाज द डिस्टेंस बिटवीन हिंज एंड सेंटर ऑफ मास। हिंज एंड सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डी मान रहे थे। तो डी को वेरिएबल मानते हुए अगर मुझे इस टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना तो अपन कैलकुलस यूज कर लेंगे। अपन टाइम पीरियड को मिनिमाइज करने के बजाय, टी को मिनिमाइज करने के बजाय टी स्क्वायर को मिनिमाइज कर देंगे, एक ही बात है। तो डी टी स्क्वायर बाय डी ऑफ डी ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करने पर यहाँ पे डिवीजन रूल से डिफरेंशिएट कर दो, या तो टर्म्स को स्प्लिट करके डिफरेंशिएट कर दो। तो ऐसा करने पर डी की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, राइट। दैट मीन्स द मिनिमम टाइम पीरियड विल हैपन when the object is pivoted at a distance of d which is equals to radius of gyration k from the center of mass of the body. Okay, and उसके corresponding minimum time period क्या हो जाएगा, 2 pi under root of k square plus k square upon gd। तो d को k के इक्वल डाल दो तो k square plus k square 2k square upon k। तो ये रिजल्ट आ जाएगा मिनिमम टाइम पीरियड का। और मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होगा, मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए तो अपन d को 0 कर देंगे। मतलब अगर किसी ज्योमेट्री को अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही हिंज कर दूं, इसी के अबाउट अगर मैं हिंज कर दूं, तो इसको रोटेट करने पर क्या ये वापस रिस्टोर हो पाएगा? तुम इसको कहीं पे भी रोटेट करके छोड़ दो, वहीं पे रह जाएगा। तो उस केस में टाइम पीरियड इनफाइनाइट मान सकते हैं एक तरीके से। ओके, लिख लो इसको। ठीक है, हो गया।
एक मिनट सर। अच्छा ठीक है। और सर वो 2k² आएगा या 2k? नीचे डी था ना, वो भी के इक्वल है, तो एक के कैंसिल हो जाएगा। ये वाला जो डी है वो भी तो के इक्वल होगा ना। यस डन सर। ओके चलो, ये कुछ एग्जांपल्स तुम लोग खुद से ही ट्राई कर लेना। फिजिकल पेंडुलम के ऊपर ही भेज रहे, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टॉर्शनल पेंडुलम। देखो टॉर्शनल पेंडुलम मतलब किसी, मान लो एक वायर के नीचे मैंने एक डिस्क कनेक्ट कर दी। इमेजिन करो कि ये जो वायर है इसका एक एंड ऊपर फिक्स्ड है और इस वायर का जो दूसरा एंड वो डिस्क के सेंटर पे कनेक्टेड। तो अगर मान लो इस डिस्क को मैं इस तरीके से रोटेट करूं, राइट, तो वायर ट्विस्ट हो जाएगा। अपन ने इलास्टिसिटी में पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, टॉर्शनल इलास्टिसिटी में। अगर मैं डिस्क को थीटा एंगल से रोटेट करूंगा तो वायर के अंदर भी थीटा का ट्विस्ट आ जाएगा और रिलीज करने पर वायर के अंदर अपने आप एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा जो वायर को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले जा रहा होगा वापस, राइट। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा वायर के अंदर? जैसे स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स के इनटू डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग होता है, वैसे ही वायर के अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो कितना होगा? के टाइम्स थीटा। यहाँ पे के को अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे अपन के को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते थे, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इस केस में के को अपन क्या बोलेंगे? टॉर्शनल कांस्टेंट। ये जो प्रॉपर्टी है वायर की, जिसमें अपन वायर को अगर ट्विस्ट करके छोड़ दे तो वायर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, वो टॉर्शनल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है। इसको अपन टॉर्शनल पेंडुलम बोल सकते हैं। तो रिस्टोरिंग टॉर्क अपने आप वायर के अंदर के टाइम्स थीटा डेवलप हो जाएगा और इतना रिस्टोरिंग टॉर्क वायर पूरे डिस्क पे लगा रहा होगा। तो इस रिस्टोरिंग टॉर्क को अपन आई इंटू अल्फा के इक्वल कर सकते हैं। दैट मीन्स अल्फा विल बी इक्वल्स टू के अपॉन आई टाइम्स थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर के अपॉन आई हो जाएगा और यहाँ पे जो ऑसिलेशंस होंगे उसका टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के। स्प्रिंग मास सिस्टम में 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता था, तो यहाँ पे एम का काम आई कर रहा है, तो ये 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन के हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। लिख लो इसको, टॉर्शनल पेंडुलम, ये हेडिंग डाल देना। डन सर।
ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो अभी, टू बॉडी ऑसिलेशंस। यहाँ पे अपन इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे दो मासेस रखे हुए, m1 m2 दो मासेस मान लो, और उनके बीच में एक स्प्रिंग है, और इन दोनों मासेस को अगर मैं आपस में कंप्रेस करवा दूं, एक दूसरे की तरफ मूव करवा के छोड़ दूं, तो इनके आपस में ऑसिलेशंस शुरू हो जाएंगे, राइट? तो उन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, देखो उसको अपन डिराइव करेंगे। तो इसको अलग से मैं सिचुएशन को ड्रॉ करके डिराइव कर देता हूँ, देखो नीचे। टू बॉडी ऑसिलेशंस, m1 और m2, ये दो ब्लॉक्स मान लो, ये दोनों ही ब्लॉक्स को अपन ऑसिलेट करवाने वाले। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा? एट मीन पोजीशन स्प्रिंग कैसे लेंथ पे होगा? नेचुरल। करेक्ट, एट मीन पोजीशन स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ। तो ऑसिलेशंस का अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो यहाँ पे अपन ब्लॉक्स को डिस्प्लेस करेंगे अपने मीन पोजीशन से। सो मान लो ये जो राइट लेफ्ट वाला ब्लॉक है, इसको मैंने x1 से डिस्प्लेस किया, और m2 मास का जो ब्लॉक है उसको मैंने x2 से डिस्प्लेस कर दिया। मैंने दोनों ब्लॉक्स को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का अपना अपना SHM चल रहा होगा, राइट? सो मुझे बताओ ओवरऑल स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कितना है? x k मतलब टाइम्स x1 plus x2। नेट कंप्रेशन, करेक्ट, वो तो स्प्रिंग फोर्स होगा जो तुम बोल रहे हो, k टाइम्स x1 प्लस x2, और नेट कंप्रेशन को अपन x1 प्लस x2 बोल सकते हैं, राइट? दैट Yes. मींस स्प्रिंग फोर्स विल बी k टाइम्स x1 प्लस x2। ये स्प्रिंग फोर्स किस पे लग रहा होगा? m1 पे, m2 पे, या दोनों पे? दोनों दोनों पे लग रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। सो लेट अस ड्रॉ द FBD ऑफ m1। अगर मैं खाली m1 की बात करूं, m1 पे रिस्टोरिंग फोर्स k टाइम्स x1 प्लस x2 लग रहा होगा, राइट? m1 को मैंने डिस्प्लेस कितने से किया था? x1। अगर ये m1 का मीन पोजीशन था, तो मैंने उसको अपने मीन पोजीशन से खाली x1 से डिस्प्लेस किया था। बट रिस्टोरिंग फोर्स में तो x2 का भी एक अनवांटेड टर्म आ गया ना। तो अगर मैं m1 का फोर्स इक्वेशन लिखता हूँ, क्या बनेगा बताओ फोर्स इक्वेशन? रिस्टोरिंग फोर्स विच इज k टाइम्स x1 प्लस x2। इसको मैं m1 का मास इंटू m1 के एक्सेलरेशन के इक्वल लिख सकता हूँ। लेट्स से m1 का भी एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ a1 हो रहा होगा, राइट? Yes. बट यहाँ पे मुझे बताओ, क्या m1 का एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट x1 के टर्म्स में आ रहा है, या फिर कुछ अनवांटेड टर्म्स आ रहे हैं इसमें? कौन सा Sir, अनवांटेड टर्म आ x2 भी रहा आता है? है। x2 इज द अनवांटेड टर्म ना, व्हिच वी डोंट रिक्वायर। करेक्ट। व्हाट अबाउट m2 के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। m2 Yes. के साथ भी अगर अपन देखेंगे तो उस पे भी k x1 प्लस x2 लग रहा होगा, और उसका भी एक्सेलरेशन अपन a2 मान सकते हैं, तो m2 a2। तो अगर मैं खाली m1 की बात करूं, तो ये x2 जो है वो एक अनवांटेड टर्म आ रहा है जो रिक्वायर्ड नहीं है। मेरा फाइनल टारगेट क्या होगा टाइम पीरियड निकालने के लिए? मेरा फाइनल टारगेट है कि मुझे a1 को सिर्फ x1 के टर्म्स में निकालना, तभी मैं इसको ओमेगा स्क्वायर बोल पाऊंगा, और टाइम पीरियड ऑफ m1 को मैं 2 पाई अपन ओमेगा बोल पाऊंगा, राइट? तो x2 को Yes. एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? x2 को एलिमिनेट करने के लिए अगर मुझे बताओ कि अगर मैं पूरे सिस्टम को देखता हूँ, क्या पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा? No, m1 sir. m2 को अगर मैं एज अ सिस्टम मानता हूँ, तो उनके लिए जो स्प्रिंग फोर्स है वो कैसा फोर्स? Internal. इंटरनल फोर्स है ना स्प्रिंग फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा। तो मुझे बता, दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उनका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0. सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास का इनिशियल स्पीड कितना था जब मैंने उनको कंप्रेस करके छोड़ा था? उस समय दोनों ही ब्लॉक्स रेस्ट पे थे, तो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल स्पीड जीरो था, एक्सेलरेशन भी जीरो। तो क्या सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलेगा? No, sir. No, sir. नो, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। ये बात समझ में आ रही है सबको? सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ m1 एंड m2 विल नॉट मूव। और अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, तो कहना है इसे m1 x1
शुड बी इक्वल टू m2 x2। ये कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास से रिकलेक्ट कर पा रहे हो? यस डेल्टा एक्स कॉम 0 होना चाहिए, मतलब m1 x1 माइनस m2 x2 शुड बी 0। तो ये अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इससे मेरा जो अनवांटेड टर्म x2 था उसको मैं x1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। x2 इन टर्म्स ऑफ x1 क्या आ जाएगा? x2 विल बी m1 इक्वल x1 टू, करेक्ट, m1 x1 अपॉन m2। ये x2 की वैल्यू होगी। ओके, सो x2 को एलिमिनेट करने के लिए अपन सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, और अभी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो रिस्टोरिंग फोर्स वाले। तो इक्वेशन बन जाएगा k टाइम्स x1, x2 के बजाय m1 x1 अपॉन m2, ये लिख दो, इक्वल्स टू m1 a1। तो अभी मैं a1 को x1 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। थोड़ा मैनिपुलेशन कर लो, x1 को कॉमन ले लो, m1 टाइम्स a1 इक्वल्स टू k x1 m2 प्लस m1 अपॉन m2, ये आ रहा है। और इस m1 को भी यहाँ से ले जाके यहाँ पे डिवाइड कर दो। सो फाइनली आई एम गेटिंग a1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 टाइम्स k x1। तुम देख पा रहे हो ये वाला पूरा का पूरा जो टर्म है ये क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। और अगर मान लो मैंने सेम काम मास 2 के लिए किया होता, अगर मैंने a2 x2 के टर्म्स में निकालने की कोशिश की होती, तो रिजल्ट को देखते हुए मुझे बताओ क्या आंसर ओमेगा सेम आता कि अलग आता? सेम ही आता ना, क्योंकि m1 m2 में तो सिमेट्रिकल है। मैंने जो ओमेगा को येलो कलर से मार्क किया हुआ है, क्या ये ओमेगा m1 सर m2 में डाउन कोई पार्ट फर्क थोड़ा समझ पा रहे हो? रॉन्ग पे है। क्या बोल रहे हो? सर डाउन पार्ट लगता है सर wrong। सर डिनोमिनेटर वो m1 into m2। अच्छा एक सेकंड, हाँ ये गलत लिख दिया मैंने इधर। ओके ठीक है, अभी ये बात समझ पा रहे हो? a2 का भी एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा, दोनों के लिए ओमेगा सेम होगा। तो दोनों ब्लॉक्स के लिए टाइम पीरियड भी सेम होगा या अलग होगा? सेम टाइम पीरियड मान सकते हैं अपन दोनों ब्लॉक्स के लिए। यस। यस अभी ये जो एक्सेलरेशन मुझे मिला जनरली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ओमेगा क्या होता है? यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो है वो m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 टाइम्स के इक्वल आ रहा है। बट जनरली अगर खाली एक ही ब्लॉक होता और एक ही स्प्रिंग होता तो उस केस में ओमेगा स्क्वायर k बाय m आता है फॉर सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, यस राइट? यस। तो इन दोनों को अगर मुझे कंपेयर करना हो तो ये वाले ओमेगा स्क्वायर को भी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, k अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तुम लोग ने सेंटर ऑफ मास में ऐसे टर्म्स सर के बारे में reduced पढ़ा, mass। रेड्यूस्ड मास फॉर टू मास सिस्टम, है ना? यस तो इसको मैं k स्क्वायर अपॉन म्यू लिख सकता हूँ, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन म्यू लिख सकता हूँ, वेयर म्यू इज द रेड्यूस्ड मास, राइट? तो इसका यस मतलब नेक्स्ट टाइम से जब भी दो मास आपस में ऑसिलेट कर रहे होंगे विद अ स्प्रिंग इन बिटवीन, तुम लोग अज्यूम कर सकते हो कि दो मास के बजाय खाली एक सिंगल रेड्यूस्ड मास ही ऑसिलेट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो जनरली अपन टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के लिखते थे। तो टू मासेस के लिए जो m का काम है वो रेड्यूस्ड मास कर रहा होगा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर तुम रेड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो तुम्हें एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा, तुम्हें बार बार ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन। कंडीशन क्या है? दो मासेस के बीच में एक स्प्रिंग होना चाहिए और कोई अलग से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। ओके, इसको नोट कर लो। नीचे स्क्रॉल करना हो तो बता देना मुझे।
ये टेक्स्ट विजिबल है सबके लिए? Yes, sir. Yes, sir. ओके Done, sir. ये 2 मास सिस्टम के ऊपर कुछ एग्जांपल्स है। यहाँ पे रेड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट लगा देना। सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHMs, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है? ये एक लेक्चर में हो जाएगा पूरा। तो बस ये आखिरी पार्ट ही बाकी है SHM का। तो मैं तुम लोग को अभी बुकलेट से कुछ क्वेश्चंस मार्क करके दे रहा हूँ। इनफैक्ट तुम पूरा ही बुकलेट अटेम्प्ट कर सकते हो अभी, ये वाला कॉन्सेप्ट छोड़ के। जहाँ पे भी सुपरपोजिशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ SHM इन्वॉल्व है, उसको छोड़ के पूरा बुकलेट सॉल्व करना शुरू कर दो। यू कैन स्टार्ट विथ सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड इन चैप्टर एक्सरसाइज। आखिरी में जो एकदम डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस होते, उसके 12 इलस्ट्रेशंस दिए हुए, इसको बाद में अटेम्प्ट करना। उसके अलावा 37, 38 भी बाद में करना। ये कॉम्बिनेशन ऑफ SHM पे बेस्ड है, इसको अपन बाद में देखेंगे। सो यू ऑल कैन अटेम्प्ट टिल इलस्ट्रेशन 36, इलस्ट्रेशन 1 से 36, और बीच में जो भी इन चैप्टर एक्सरसाइज आ रहा है वो भी अटेम्प्ट कर लो, एंड फिर एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर सकते हो। ये वाले जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1 से 7, इसको तुम बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो, ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल के। तो एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 कर लो, उसके बाद ये अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? तुम्हारा नेक्स्ट संडे को SHM के ऊपर टॉपिक वाइज टेस्ट है ना? Yes, sir. तो टारगेट रखो कि तुम बुकलेट खत्म कर दो टॉपिक वाइज टेस्ट से पहले। फिर एमटी के लिए मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में दे दूंगा, ठीक है? ओके चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम खत्म कर देंगे अपन SHM। तो तुम लोग इन द मीन टाइम ये स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, ठीक है? चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir.